नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हिंदुस्तान में पिछले कई समय से, पिछले कुछ सालों से देश की राजनीति में जब कभी चर्चा होती है तो लोग अक्सर दो नाम खूब लेते हैं, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अडानी अंबानी। लोग कहते हैं कि देखो इनको पूरा भारत बेच दिया, पूरा भारत बेच दिया, इस तरह की तमाम बात करते हैं। इनकी संपत्तियों पर चर्चा होती है कि इनके पास खूब संपत्ति है, खूब संपत्ति है। तो जब कभी एक राजनीतिक एजेंडा किसी पार्टी को सेट करना होता है, खासकर विपक्ष को सेट करना होता है, तो अंबानी अडानी को गालियां देने लगते हैं। यह अलग बात है कि जो पार्टियां अंबानी को गालियां दे रही थी वो भी शादी की पूड़ी खाने अंबानी के घर में जरूर पहुंच जाती हैं, लेकिन राजनीतिक एजेंडा सेट करना है तो अंबानी अडानी को गाली जरूर देनी है, अंबानी अडानी की संपत्ति पर जरूर बात करनी है। लेकिन इस सबके बीच देश में जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, अंबानी अडानी उनके सामने कुछ भी नहीं। सोचिए, जिनके सामने अंबानी अडानी कुछ नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी संपत्तियों की चर्चा देश में कभी नहीं होती। और आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। देश में सबसे ज्यादा अगर जमीनें किसी के पास हैं तो वो भारत की सेना के पास हैं और रेलवे के पास हैं। लेकिन सेना और रेलवे को अगर छोड़ दें तो सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्तियां, सबसे ज्यादा जमीनें वो वक्फ बोर्ड के पास हैं। इसीलिए मैंने कहा अंबानी अडानी बहुत छोटी छोटी उनके सामने मछलियां हैं वक्फ बोर्ड के सामने। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है और उसकी संपत्तियों की कभी कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड के पास जो 1995 और बाद में 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड को एक तरह से इतनी असीमित अधिकार दे दिए, उस असीमित अधिकारों के बाद वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार भी है कि वो जिसकी चाहे संपत्ति वो अपनी घोषित कर देता है और उसके बाद आपको उसके खिलाफ देश की न्यायालय में जाकर उसको चैलेंज करने का भी अधिकार नहीं है। भारत में हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, किसी के साथ कुछ नाइंसाफी हो तो उसे इस बात का अधिकार है कि वो देश की अदालत में जाकर उसको चुनौती दे सकता है, इंसाफ की मांग कर सकता है। लेकिन देश की कांग्रेस सरकारों ने ऐसा नायाब एक कानून बनाया वक्फ बोर्ड के लिए कि अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन को कह दे कि यह उसकी जमीन है तो आप देश की अदालत में जाकर उसको चुनौती नहीं दे सकते। आपको चुनौती देने के लिए भी वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा। यानी जिसने आपकी जमीन कब्जाई, जिसने आपकी जमीन हथियाई, उसी के पास आपको जाके गुहार लगानी पड़ेगी कि माई बाप ये जमीन मेरी है, जरा गौर कर लीजिए, छोड़ दीजिए। इस पर कभी देश में चर्चा नहीं होती थी। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराने मंदिर, जी हां 1500 साल पुराने मंदिर को, और मंदिर ही नहीं बल्कि 1500 साल पुराना बसा एक पूरा गांव था, उस पूरे गांव के गांव को वहां के वक्फ बोर्ड ने कह दिया अरे ये तो जमीन हमारी है। उसके बाद गांव के गरीब किसान अपनी जमीनों को बेच ही नहीं पाए। यह ऐसा कानून था, देश में यह सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, मोदी सरकार ने तय किया है और कल वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में रखा जाएगा। इस बात की तैयारी हो चुकी है। कैबिनेट से इस पूरे मामले, इस अमेंडमेंट को पहले ही, इस अमेंडमेंट को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है और अब कल संसद में इसको कानून मंत्री पेश करेंगे। इसके जो पूरा बिल है, जो विधेयक है, वो सांसदों में वितरित कर दिया गया जैसी खबर आ रही है। मोटे तौर पर 2 विधेयक जो है पेश किए जाएंगे और इन विधेयकों में वक्फ बोर्ड को लेकर करीब 40 संशोधन किए गए हैं। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई लोग कह रहे थे कि इन संशोधनों की जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए।
क्योंकि ये ज़मीनों पर अवैध कब्जे करने और ज़मीनों को हथियाने का एक जरिया बन गया है। लेकिन ये कुछ लोगों की ऐसी मंशा ज़रूर है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई मंशा नहीं जताई है। सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का, वक्फ बोर्ड जो कानून है उसमें संशोधन करने का फैसला किया है। 40 से ज़्यादा अमेंडमेंट करीब आ रहे हैं। इन अमेंडमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर कोशिश ये की गई है कि इसको पारदर्शी बनाया जाए, इसको अकाउंटेबल बनाया जाए। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की और साथ साथ दूसरे लोगों की भी भागीदारी हो। सिर्फ एक पूरा एक वर्ग जो है, कुछ लोग वक्फ बोर्ड में कब्जा करके ना बैठें, ये भी सरकार की कोशिश है। और साथ साथ ये भी है कि असीमित अधिकार जो मिले हैं कि ये मेरी जमीन हो गई, मैंने हाथ रख दिया तो मेरी जमीन हो गई और उसके बाद आप कहीं पर भी जा नहीं सकते। ये जो असीमित अधिकार दिए हुए हैं, इन असीमित अधिकारों को भी सीमित करने की कोशिश है। तो कोशिश ये है कि इसको एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल जो है बोर्ड बनाया जाए। हालांकि जब इसकी आहट शुरू हुई तो इसकी आहट शुरू होते ही कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के नाम पर देश में राजनीति करते हैं, मुस्लिम समाज को भड़काकर बरगलाकर राजनीति करते हैं। उन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी और कहा कि मुसलमानों की ज़मीन हथियाने का हथकंडा है, मोदी सरकार मुसलमानों की ज़मीन हथियाना चाहती है। इस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच तो ये है कि इस देश में हजारों मुसलमान वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे वक्फ बोर्ड को लेकर कई मामले हैं जिसको चैलेंज किया गया, जिसको ये कहा गया है कि हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, खुद मुसलमान कह रहे हैं। तो इसलिए इस संशोधन की ज़रूरत सरकार ने महसूस की और कल यह संशोधन संसद में आ रहा है। लेकिन इसको लेकर के अब जो राजनीति होगी, जो संसद में होगा, जो सड़क पर होगा, उस पर क्या होगा उस पर हमें इंतजार रहेगा। लेकिन आज जबकि सरकार की ये सब तैयारी पूरी कर ली गई है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस अमेंडमेंट को करना क्यों ज़रूरी है। इस सब पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, ज़रा कुछ आवाज़ें सुन लीजिए जो पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। लेकिन ये भी देखिएगा जो इस जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के पक्ष में आवाज़ें हैं, मैं आपको वही आवाज़ें सुनवा रहा हूं जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। सुनिए ज़रा। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, तमाम वक्फ बोर्डों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, जहां शादाब शरीफ आज इस बात को बोल रहे हैं, आज उनके कार्यकाल की भी इंक्वायरी हो। इसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, इनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में निकल के आएगा। मेरा मानना ये है वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, हम सरकार से डिमांड करते हैं। और जो लोग बिना वक्फ अमेंडमेंट बिल को पढ़े कौम को मिसलीड कर रहे हैं, उनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, जिम्मेदारी को समझना चाहिए, सरकार का सहयोग करें, अच्छी चर्चा करके एक अच्छा बिल लाइए, मुसलमानों के हितों से जुड़ा हुआ मामला, प्लीज़ इस पर राजनीति ना करें। फ़िलहाल अभी हम नहीं समझते कि किसी किस्म के अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और अगर गवर्नमेंट फील करती है कि अमेंडमेंट करना ज़रूरी है वक्फ की हिफाजत के लिए, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनके साथ सलाह मशवरा किया जाए और उनके मर्ज़ी के मुताबिक जो भी अमेंडमेंट हो वो किए जाए। एक अच्छी दिशा में वो होगा और उससे मुसलमान कौम को फ़ायदा ही होना चाहिए, इसलिए कि जब तक के हम अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही से रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, उसका सही से ऑडिट नहीं होगा और सही तरीके से वक्फ को मैनेज नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है वक्फ की पूरे तरीके से हिफाजत नहीं हो सकती है। अपोजिशन जो है उसने जो मुस्लिम समाज के एहसासे हैं, जैसे वक़फ़ है, वो ज़ाती इस्तेमाल करे हैं, उसको आम मुसलमान के लिए इस्तेमाल नहीं करा है और उसको खुर्द बुर्द करा है, उसको उजाड़ा है। वो इतनी प्रॉपर्टी है कि जो मुस्लिम का आज बैकवर्डनेस है वो उससे ख़त्म हो सकता है। लेकिन क्या है कि सरकार का इंटेंशन ये है कि जिस समाज की ये प्रॉपर्टी है उसको इसका हिस्सा मिलना चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंट
तरीके से लाना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ये सिर्फ वक्फ की जायदाद ज़मीन का मसला नहीं है, बल्कि इसमें मसाजिद भी हैं, दरगाहें भी हैं, खानखा भी हैं। बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, ये हमारे लिए NRC होगा एक किस्म से। ये जायदादें, इसमें सिटीजनशिप ख़त्म करना था, इसमें हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत की तरफ से बेहतरी के लिए जो बिल्स पेश किया जा रहा है, इसमें जो कम्युनिटी है उसके लिए बेटरमेंट होगा, एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट होगा। तो हम दुआ भी यही करते हैं कि जो भी डिसीजंस हों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो मुल्क की कामयाबी के लिए हों, भारत देश की तरक्की के लिए हों और 140 करोड़ भारतीयों की बेहतरी के लिए हों। तो चलिए, तो आपको मुख्तलिफ आवाज़ें मैंने सुनवाई, जिसमें से पक्ष में भी थी, विपक्ष में भी थी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही मुसलमानों का नाम आता है तो विपक्ष की अपनी तरफ से एक राजनीति खेलने की कोशिश शुरू हो जाती है। विपक्ष ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए और इस पर अभी बात ना हो, अभी चर्चा ना हो। तो इस तरह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन संसद में क्या होगा हम नहीं जानते, पर सड़क पर इसके विरोध करने की तैयारी हो रही है। जबकि मैंने आपको सुनवाया कि बड़ी तादाद में देश के मुसलमान चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो, क्योंकि उनको लगता है वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है और वो उसकी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चले, इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यश भारती जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक हैं। रजनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आरपी सिंह जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहला सवाल। दूसरी बात यह है, विपक्ष ने, अभी तो ये पेश नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, वो सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा या सीधा पेश होगा, उसके बाद उस बहस होगी और बाद में वह किसी कमेटी के पास जाएगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अपनी जगह पर, तो मूलतः जो बात आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कही उस पर जाए। एक पूरा का पूरा गांव है चेन्नई के पास, तमिलनाडु के अंदर। वो पूरा का पूरा गांव क्लेम कर लिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारा गांव है, कि हमारी जमीन है, आप खाली करिए। लोग वहां से जमीन खाली करने के लिए मजबूर हो गए। इसी प्रकार से एक मंदिर है, कोई पुरातन मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर है, ऐसा आर्काइव्स में है, और उसको क्लेम कर लिया कि ये हमारा मंदिर है। मंडे ये वाली चंद्रशेखर स्वामी टेम्पल है, मैं नाम ठीक ढंग से पढ़ पा रहा हूँ, तो उसको क्लेम कर लिया कि ये मंदिर हमारा है और ये जगह हमारी है, इस मंदिर की जितनी जगह हमारी है। इस्लाम, अगर मुझे ठीक ढंग से पता, लगभग 1400 साल पहले इस्लाम शुरू हुआ। इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई 1400 साल पहले हुई, और 1500 साल पुराना मंदिर आप क्लेम कर रहे हैं। तो दिखता है कि क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर, एक इशू। दूसरा कि क्या वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो ठीक ढंग से मैनेज हो रही नहीं हो रही, उनका उपयोग ठीक हो रहा नहीं हो रहा। लगभग 8 लाख एकड़ जगह वक्फ बोर्ड के पास सारे देश भर में है, अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास, और जिसमें 8,72,000 के लगभग, 8.25 लाख के लगभग प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है। अब उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक हो रहा नहीं हो रहा। वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से जो आय आती है उसका उपयोग ठीक जगह हो रहा नहीं हो रहा। उसका गरीब जो मुसलमान है, जिसको जरूरत है, जिसको आगे लाने की जरूरत है, एजुकेशन पे हो रहा है, किस मत में हो रहा है, ये भी जानकारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सबको जानकारी मिलनी चाहिए। और अच्छा होगा कि मुसलमान लोग की जो हमारे भाई हैं वो इसको चलाएं, उसमें थोड़ा सा ब्रॉडर बोर्ड बन जाए, जिस बोर्ड में महिलाएं भी हों, उस बोर्ड में
बाकी जितने तबके हैं मुसलमानों के सब लोग उसमें हों तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मूलतः इसलिए है, इसमें ये नहीं कि कोई ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत सरकार कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हथिया लेगी या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज वापस ले लेगी, ये सब नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि कल कोई व्यक्ति आए वक्फ बोर्ड की ओर से, दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से, कहा कि आरपी सिंह जी आपका मकान आपका नहीं है, ये हमारा है, आप मकान को खाली करिए। अब मुझे उसके लिए गुहार लगाने जाना है, तो मुझे गुहार लगाने के लिए मतलब मुझे उसके लिए अपील करनी है, या मुझे कहीं जाकर उसके बारे में शिकायत करनी है, तो शिकायत करने के लिए भी जो मेरे लिए मौका मिलेगा वो वक्फ बोर्ड के आगे ही शिकायत कर सकता हूँ, और वहां सुनवाई भी मेरी वक्फ बोर्ड के आगे ही होगी। अगर जिसने मेरी प्रॉपर्टी कह दी मेरी है और अपने नाम पे कर ली वक्फ बोर्ड ने, और उसकी सुनवाई भी वही होगी, तो ये तो कोई एक नॉर्म नहीं है, मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस नहीं है। इसलिए इसका प्रोसेस भी ठीक होना चाहिए कि अगर वक्फ बोर्ड को किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है और अगर प्रॉपर्टी किसी की है, उसको अधिकार होना चाहिए कोर्ट कचहरी जाने का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि हम किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं। लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में जाकर अपनी गुहार लगाए, वो कोर्ट जो फैसला करे वो वक्फ बोर्ड को भी मान्य हो, हमको भी मान्य हो, जिसको जिसके हक में फैसला है। परंतु ये नहीं हो सकता कि वक्फ बोर्ड फैसला कर दे, नहीं कि हमारा ही फैसला आखिरी है, हमने जो कर दिया सब ठीक है, अब आप जो मर्जी करिए, तो ये ठीक नहीं। ठीक है। एनॉमलीज है जिनकी चिंता होने की जरूरत है जी। दरअसल 1995 में नरसिंह राव की सरकार थी, उसने असीमित अधिकार दे दिए थे, और उसके बाद इसमें 2013 में संशोधन हुआ। 2013 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, और न सिर्फ संशोधन हुआ बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली की 123 अहम संपत्तियां जो हैं वो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी यूपीए सरकार ने। इस पर देश में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तहसीन पूनावाला संशोधन है ये। इस संशोधन में इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, और देश में कोई भी संस्था हो उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शुभ जी, और थैंक यू, आपके शो में दोबारा से मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल होनी चाहिए इत्तेफाक। तो सबसे पहले आपके शो पे आते हैं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे भाजपा के नेता, सारे मुख्यमंत्री आते माफी मांगे देश से, क्योंकि जितने भी सूबों में उनकी सरकार है और सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है? यही लोग करते हैं, भाजपा की सरकार करती। चले कांग्रेस खराब, सपा खराब, ये खराब, वो खराब, डीएमके खराब, एआईडीएमके खराब, सारे खराब, भाजपा तो अच्छी है ना। तो ये सारे तो अपॉइंटमेंट उनके स्टेट गवर्नमेंट्स में उन्होंने किए। तो ये इस तरह के कैसे लोगों को उन्होंने अपॉइंट किए जो नॉन ट्रांसपेरेंट है? ये तो किसी और ने अपॉइंटमेंट किया नहीं, नेहरू जी से लेके राहुल जी तक। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी किसी ने रोका था? तहसीन जी एक मिनट, आप जो तर्क दे रहे हैं, एक मिनट आरपी सिंह जी, आप जो तर्क दे रहे हैं ना, सवाल है कि अगर वक्फ बोर्ड के में नियुक्तियां सरकारें करती है, राज्य सरकारें करती है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, देश में कुल मिलाकर 30 वक्फ बोर्ड हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि नियुक्ति की प्रक्रिया से होगी ना। नियुक्ति अब अगर जो संस्था है जिस नियम कानून के तहत है, तो वहां पर तो वही व्यक्ति जाएगा, उस कानून के तहत जाएगा। अब इसीलिए तो सरकार माफी मांगनी, सरकार इसीलिए तो इसको बदलाव कर रही है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को भेजा जाए वो व्यक्ति कानून से चले। अगर उसके पास कोई कानून ही नहीं है तो कानून से चले, उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मैं अधिकतर तो आपके बहुत बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंशिएट करता हूँ। जो भी स्टेट 30 बोर्ड्स के अंदर भाजपा की सरकारों ने, उनमें से जो 11-12 सूबों में इनकी सरकार है और सेंट्रल जो वक्फ बोर्ड में इनकी सरकार है, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट किया, जो सेंट्रल कानून ने चाहे उससे अपॉइंट किया, जिन लोगों को अपॉइंट किया, क्या उनका कैरेक्टर खराब था? क्या सरकार इस तरह के लोगों को अपॉइंट करती? दूसरा, उनके कैरेक्टर का सवाल ही नहीं उठता सर। नहीं, सुनिए ना, अगर नहीं उनके कैरेक्टर, अरे तहसीन जी एक मिनट तहसीन जी एक छोटी सी बात, आप सोचिए, आप मुझे एक पेन दे रहे हैं, ठीक है ना, और इस पेन के अंदर इंक ही नहीं है, ठीक है, तो मैं कितना बड़ा लेखक हूं, मैं इस पेन से कुछ नहीं लिख सकता। मेरा कितना अच्छा कैरेक्टर हो, मेरी कितनी अच्छी थॉट हो, अगर इस पेन के अंदर स्याही नहीं है तो मैं इस पेन से कुछ नहीं लिख सकता। तो जो कानून है, जो भी व्यक्ति अपॉइंट होगा वो तो उसी कानून से चलेगा ना, जो आपके जो है कांग्रेस से सरकार ने बड़े जो 2013 में बना दिए गए असीमित अधिकार दे दिए गए थे, वो भी मिसयूज कर रहे होंगे। उसमें कौन सी इंसान थे?
हाँ एक्सेप्ट आप ही के एग्जाम्पल को आगे ले जाता हूं, और आप वाकई बहुत अच्छे लेखक हैं। मैं आपको, आपके दर्शकों को बता दूं, जो आपकी किताब थी मोदी एंड खान मार्केट, एक्चुअली नंबर 1 ट्रेंडिंग किताब थी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत आप वाकई अच्छे लेखक हो। लेकिन मैं आगे बात रखूं, पेन भी दिया है सरकार ने और शाई इंक भी दी है। सेक्शन 47 वक्फ एक्ट का चेक कर लीजिए, कहता है कि इसका ऑडिट कंपलसरी है, इसके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी है, और ऑडिट को पब्लिक डोमेन में रखना कंपलसरी है। अब मेरा सवाल ये है कि आपने लोग भाजपा की सरकार ने अपॉइंट किए, ऑडिट होना कंपलसरी है, रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी, पब्लिक डोमेन में होना। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही, जो आरपी सिंह जी कह रहे कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो सरकार कर क्या रही है, डंडा क्यों नहीं चलाई? तीसरी बात अब मैं कहता हूं, जो एक भ्रम फैलाया जाता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हड़प कर सकती है, वक्फ कोई भी चीज कर सकती है। जो तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जो बाकी उदाहरण दिए, वो कहां, वो कौन से वेबसाइट पे लिस्टेड है? सेंट्रल वेबसाइट पे लिस्टेड है, यानी कि भारत सरकार की वेबसाइट पे लिस्टेड है। तो भारत सरकार के अपने वेबसाइट पे इस प्रॉपर्टीज को लिस्ट करती है जो एक्चुअली उनकी नहीं है, ये भारत सरकार का षड्यंत्र है। तो पहले भारत सरकार इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट करती है, उसके बाद भारत सरकार ऑडिट नहीं कराती, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करती, उसके बाद पब्लिक डोमेन में नहीं डालती। जो पब्लिक डोमेन में प्रॉपर्टी डालती वो उनकी प्रॉपर्टीज है नहीं। तो भारत सरकार को अशोक जी के टीवी शो पे आके माफी मांगना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं, इसमें पब्लिक डोमेन में होने ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पब्लिक डोमेन में ताजमहल है, 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड गया, कहा कि ये ताजमहल जो है, ये ताजमहल हमारे नाम कर दीजिए। सुनिए तो सही, मुझे वो किस्सा तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना। सुन्नी वक्फ बोर्ड गया, उसका जवाब दे देता हूं। कहा कि ये ताजमहल हमारे नाम कर दीजिए। जज साहब ने पूछा भाई क्यों, वो तो हमारी संपत्ति है। बोले सर्वशक्तिमान के नाम है। बोले सर्वशक्तिमान अलमाइटी के नाम है, और अलमाइटी हमारे हैं, इसलिए हमारी संपत्ति होनी चाहिए। तो आप गए और आपने ताजमहल को कह दिया। आप सूरत नगर निगम में गए और सूरत नगर निगम की जमीन को कह दिया, उसका मुख्यालय कह दिया ये तो हमारी जमीन पे बना है। मतलब आपका जहां 5 स्टार होटल बना हुआ है तेलंगाना में, वहां गए, ये तो हमारी जमीन है। और आपकी जमीन कहां से आई भाई? आप क्या, आपके परदादा कहां से जमीन लेकर आए थे? जरा इसका बताइए, हिसाब किताब दीजिए। एक लाइन में जवाब दे देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा अशोक जी, आप वाकई अच्छा रिसर्च करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट के अंदर ऐसा रपाट मिला ये केस के ऊपर, भाग गए ना। तो ये जो तर्क बनाया जाता है कि कोई भी जमीन दे सकते, ठीक है, वो जाकर कुछ भी क्लेम करे। मैं क्लेम कर दूं चांद मेरा है, मिलेगा क्या? अरे बहुत अच्छी बात की आपने सर, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ भी ले सकते, नहीं ले सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की। क्योंकि जब ताजमहल को अपने नाम कराने गए थे ना, तो जज साहब ने कहा जाओ औरंगजेब का दस्तखत लेकर आओ। वो नहीं लेकर आ सके औरंगजेब, है ना? ठीक है, सुनिए। लेकिन आप तमिलनाडु के उस बेचारे गरीब किसान के बारे में तो सोचिए ना। वो गरीब किसान जब अपनी जमीन बेचने गया क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, मुझे नहीं मालूम उस गरीब किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी या फिर उसको अपनी फसल जो है वो उसके लिए उसको बीज चाहिए था, लेकिन वो अपनी जमीन बेचने गया। गरीब किसान कभी भी जमीन ऐसे नहीं बेचता, जब उसको बहुत जरूरत होती है तो जमीन बेचने जाता है। जब जमीन बेचने गया और उसके बाद जो है वो वहां पर उसको कह दिया गया भाई आपकी जमीन तो वक्फ बोर्ड ने अब कह दिया कि उस पर दावा ठोक दिया है। और उसके बाद वो आप चाहते हो कि वो वकील जो है, ये तो यहां तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद बड़ा पैसा है, वो जाएगा और वो ताजमहल अपने नाम लिखवाने जाएगा। कल को वो जा सकता है, ये भी कह सकता है सूरज मेरा चांद मेरा, क्योंकि उसके बाद बहुत पैसा है। सुप्रीम कोर्ट में वो हायर कर लेगा, कपिल सिब्बल को हायर कर लेगा, वो अभिषेक मनु सिंघवी को हायर कर लेगा, जिनकी एक घंटे की फीस 15 लाख रुपए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो बेचारा गरीब किसान कहां जाएगा? उसको आप ठोकरे खाने पे मजबूर करोगे। तो तर्क इसलिए ये है कि इसको अकाउंटेबल और इसको जो है पारदर्शी बनाना इसलिए जरूरी है। 1 मिनट रुकिएगा, आपकी बात पे आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाके आपके पास फिर आऊं। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। तस्लीम भाई बेशक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भाजपा की सरकार ने बनाए, जिसने भी बनाए, एक बार तो ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। अब अगर एक गलती किसी से भी, हमसे भी हो रही है, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, परंतु अगर एक पारदर्शिता ला दी जाए तो उसमें क्या नुकसान है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी हमारे उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन ने कहा कि हम तो क्या, उसने कहा मेरी भी इंक्वायरी करा देनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी मेरी भी करा देनी है कि कौन कौन सी जमीन का क्या क्या खाता है, हमने क्या क्या किया जमीनों पर, जरा उसकी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। इसमें कोई बुरा नहीं। ये तो मांग आप लोगों को खुद रखनी चाहिए ताकि वो जो पैसा वक्फ बोर्ड का है वो सही मायने में इस्लाम के नाम पर गरीब मुसलमान के लिए या जिसको जरूरत है उसके लिए यूज हो रहा नहीं हो रहा, ये हो जाए, उसके पैरामीटर्स तय हो जाए। ओके, चलिए अब मैं यश भारती जी आपके पास आ रहा हूँ। यश भारती जी, इस पूरी डिबेट को लेकर के ये जो संशोधन बिल आ रहा है, विधेयक आ रहा है,
इसको लेकर के आप लोगों की क्या स्टैंडिंग है? देखिए अशोक जी, आपकी बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की सुनने में आई जब आपने भी चर्चा करी सिंह साहब से, पूनावाला साहब से, कि एक तरफ आप ही ये बता रहे हैं कि कब्जा हो जाएगा, कहीं पे भी वक्फ बोर्ड जाएगा और किसी भी जमीन पे कब्जा कर सकता है। दूसरी तरफ आपने आगरा के ताजमहल का ही उदाहरण बताया कि कब्जा करने की कोशिश की गई, वक्फ बोर्ड गया, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। यानी मना करने का अधिकार किसी के पास है। आपके अभी चर्चा के विषय से एक विश्लेषण निकल करके आया। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं वक्फ का मतलब क्या है। मैंने तहसीन जी को जो जवाब दिया, किसी व्यक्ति ने कोई दान किया है, जमीनें जो हैं उन लोगों ने दान में दी हैं, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिदों के लिए, शिक्षा के लिए, यश भारती जी, आपको भी मैं समय दे रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ एक निवेदन है। आपने मुझे मेरा विरोधाभास से शुरू की, इसलिए मैं बता रहा हूं उस विरोधाभास का मैंने जवाब भी दिया। अगर वो मुझे रिपीट करना पड़े तो मैं रिपीट कर देता हूं। मुझे बताइए वो गरीब किसान कहां जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो कपिल सिब्बल को लेकर जाएगा, या आपकी पार्टी में भी बड़े बड़े वकील होंगे उनको लेकर वो गरीब किसान जाएगा? सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात मत कीजिए। और ताजमहल को अपने नाम लिखवाने के लिए जाना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी देखरेख करता है, ताजमहल को अपने नाम लिखवाने जाना और एक गरीब किसान के पास अचानक उसको पता चलता है पूरा गांव वक्फ बोर्ड का, दोनों में फर्क है सर। आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, तो इतना समझते होंगे दोनों घटनाओं में फर्क। सर मुझे बोलने का मौका दे दीजिए, फिर आप अपने बात कीजिएगा। आप ही को जज तो आप ही है ना, जज की भूमिका में यहाँ निर्णय तो आप ही का चलेगा। मुझे समझ दे दीजिए, पूरी बात आ जाएगी। और आप ही की विचार के हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ, मैं अपने विचार नहीं टोक रहा हूँ। जो विचार आपकी बातों से निकल के आ रहा है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब आपने कहा कि कोई गरीब किसान, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा, महंगी फीस वाले वकील होंगे, कुछ वकीलों को व्यक्तिगत लोग लेकर के आप टिप्पणी कर रहे हैं। वकील की तो लगभग चाहे कम फीस हो चाहे ज्यादा फीस हो, जो गरीब कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, उसके लिए तो फीस देना अपने आप में कमजोरी वाला काम है। वो मजबूर है बेचारा देने के लिए। तो सरकार इस ओर भी ध्यान देना कि गरीब किसान, कमजोर, रेवेन्यू के सबसे ज्यादा झगड़े जो कोर्टों में चल रहे हैं 15-15, 25-25 साल से, आप जब इतने विचारधीन व्यक्ति हैं तो इस बात में भी प्रकाश डिबेट में कहाँ जा रहे हैं सर? कानून कहाँ जा रहे हैं डिबेट में? जमीनों के मसले नहीं, कहाँ जा रहे हैं डिबेट में सर? विषय पर आ जाइए यश भारती जी, विषय पर आ जाइए। हाँ, विषय यही है जो आपने कहा कि गरीब कमजोर किसान कब जाएगा, तो कानूनी प्रक्रिया है ना कि वकील को फीस देनी पड़ेगी। कानून में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का कानून की। यश भारती जी मुझे लगता है नहीं यश भारती जी, यश भारती जी, आप जो तर्क दे रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है आप ये जो डिबेट शुरू हुई है, थोड़ी देर बाद आप फिर अंबानी अडानी पे पहुंच जाएंगे और फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि आपके नेताजी वहां पर पूरे परिवार के साथ पूरी खाने गए थे। नहीं आप सुनिए यश भारती जी, मैंने विषय दिया है, विषय पर रहेंगे तो मैंने आप कह रहे हैं कि आप जज हो, मैं जज नहीं हूं, मैं आपको बता रहा था। अगर आपको मेरी बात, अरे क्या इनकी, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझा रहा था। यश भारती जी मुझे समझ में नहीं आ रहा आप डिबेट करने आया कि चिल्लाने आया। सुनिए प्यार से, मेरी बात सुनिए। मैंने जो कहा था मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ नहीं आया तो बताइए, मैं दूसरी, तीसरी, चौथी बार समझा दूं, क्योंकि मुझे कई बार जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को 4-4 बार समझाना पड़ता है, 4-4 बार एक सवाल पूछना पड़ता है। तो आप अगर मेरी डिबेट का विषय नहीं समझे हैं तो बताइए, मैं फिर से विषय समझा दूं। मेरा विषय यह नहीं है कि वकील को 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जा सकता है कोर्ट में और वो जमीन लिखवाने जा सकता है, लेकिन एक गरीब किसान के साथ जो वक्फ बोर्ड कर रहा है उसके लिए उसको वकील की जरूरत नहीं है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट, संशोधित वक्फ बोर्ड कानून की जरूरत है। बोलिए, अब कुछ भी विषय पे बोलिए। मुझे बोलने दीजिए और आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद अपना विषय पे बात रखेंगे तो विषय पे बात करके पूरी पार्टी को इंगित सर, तहसीन जी ने अपनी बात रखी, मैंने नहीं रोका, विषय पे बोल रहे थे। आप बोल क्या रहे हैं ये तो पहले समझ लीजिए। आप सुनिए मेरा 1 घंटे, नहीं सुनिए यश भारती जी सुनिए मेरा 1 घंटे का। यश भारती जी, मेरे पास अभी 2 मेहमान और बैठे हैं। अरे कुल मिलाकर बात नहीं आने देना चाहते हैं
आपने महंगे वकील की बात करी, मैंने उस पर बात रखी, आपने की बात की, मैंने उस पर बात रखी। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अब परिषद का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होता कौन है? केंद्रीय मंत्री। सर कुछ तैयारी, मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, आप कुछ तैयारी कर लीजिए, विषय के बारे में पढ़ लीजिए, मैं फिर आ जाता हूं। सर आप तैयारी कर लीजिए, विषय पे पढ़ लीजिए। मेरा विषय वकील साहब नहीं है, मेरा विषय वक्फ संशोधन बिल है। थोड़ी तैयारी कर लीजिए, मैं आ जाता हूं आपके पास, दो मिनट में फिर आता हूं, आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन विषय पर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे दर्शकों का भी समय कीमती है, वो अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं आपकी इस तरह से हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। सैयद जवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक भाई। देखिए, जिस मौजू पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं बड़ा संजीदा मौजू है और उसको थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। और सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, जब हम लोकतंत्र में हैं तो सवाल तो खड़े होंगे, बिल्कुल। या तो आप चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर सवाल ना हो, हालांकि सरकार को शायद अच्छा ना लगे कि सवाल ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए क्या है, ये पहली बार तो कोई है नहीं कि जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो संशोधन करे गए। और अगर यही है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो आपने पहले क्या कहा कि सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? डिफेंस के पास है। दूसरी सबसे बड़ी ज़मीन रेलवे के पास है। तो आप बताइए, जो डिफेंस की ज़मीन है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी हो रही है? आप बताइए, रेलवे की जो लैंड है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है। सैयद जवाद, आप वक्फ बोर्ड को भारत की सेना के सामने खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भी वैसा ही करेगा जैसे भारत की सेना करेगी। अब देखिए, गजब है, मैंने क्या गजब है। नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आप ये बता रहे हैं सेना अपने हिसाब से जो जमीनें रखती है अपने पास वो देश की हिफाजत के लिए रखती है। अच्छा। वक्फ बोर्ड उन जमीनों पर कब्जा करने के लिए रखता है। कम से कम मेरे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सेना के सामने मत खड़े करिए वक्फ बोर्ड को। नहीं सर, वक्फ बोर्ड को सेना के बराबर मत लाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अभी अयोध्या में कौन से उद्योगपति को जमीन दी गई है डिफेंस की? फिर विषय से अरे नहीं, अभी किसको दी गई है? फिर विषय से अभी किसको दी गई है? फिर विषय से अयोध्या में जमीन बड़े उद्योगपति घराने को दी गई है। और रेलवे किस तरफ बेचा जा रहा है, किन लोगों को बेचा जा रहा है, कौन से उद्योग घरानों को बेचा जा रहा है, वो नहीं पता। और इसके पीछे मैं बता दूं, एक बड़े उद्योगपति का जो घर है ना साहब, वो भी किसकी जमीन पे बना हुआ? वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारा स्टूडियो भी कह दीजिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ये कुर्सी भी वक्फ बोर्ड की है। क्यों? मेरे कपड़े, कोर्ट नहीं है, कोर्ट में केस नहीं है, मैंने जो कपड़े पहने हैं वो भी वक्फ बोर्ड के हैं। हाई कोर्ट में केस नहीं है, बोल दिए। हाई कोर्ट में केस है या नहीं? मैंने कपड़े पहने, हाई कोर्ट में केस है या नहीं उन उद्योगपति का? एक मिनट, इस्लाम कब आया? एक मिनट, इस्लाम कब आया? सुनिए, इस्लाम कब? आप बताइए, इस्लाम कब 1400 साल पहले आया। इस्लाम कब आया? 1450 साल, 1450 साल पहले। तो 1500 साल पुराना जो गांव है उसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया? हो गया। अरे क्या? अच्छा सुनिए, थोड़ा सुकून से, मतलब उत्तेजित ना होइए। सुनिए। अच्छा, सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद एक मिनट। मैं बड़े सुकून से बात कर रहा हूं, मैंने इसलिए आपको सुकून से, लेकिन आपने शुरुआती सेना की जमीन से की। बिल्कुल। मैं अपनी डिबेट में सेना को लेकर के और आप जो है रेलवे को, आप वक्फ बोर्ड को सेना के बराबर खड़े कर रहे हैं। घोटाले तो हो रहे हैं। घोटाले वो तो घोटाले तो होते हैं, सरकारों में भी घोटाले हैं बड़े बड़े। बिल्कुल घोटाले, बिल्कुल होते हैं घोटाले, होते हैं। बोफोर्स घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, जीप घोटाला हुआ, ये तो होता ही है। घोटाले हुए, चंदा घोटाला क्या था? हाँ, सब सारे भैया बहुत सारे घोटाले होते हैं। अरे बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, भैया घोटाले, मैं तो कह रहा हूं। अरे घोटालेबाजों को भी जानते हैं। एक और जो घोटालेबाजों को किसने लिया है सरकार में घोटाला करने के लिए, वो भी हम जानते हैं। अब आ जाते हैं विषय पे। अब आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए साहब, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आपको पता है देश में कितने ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट्स हैं? कितने हैं? आप बताइए। 70 से अधिक हैं। आप बताइए, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बने हो उनमें लोग कौन बैठते हैं? सरकारी लोग नहीं होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं। आप चाहते हैं कि उसको बंद कर दिया जाए? वक्फ बोर्ड का दिख रहा है, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल दिख रहा है, लेकिन और जो ट्रिब्यूनल चल रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर अधिकारी कौन होते हैं? इसीलिए कह रहा हूं, सरकार जिस काम में हाथ लगाती है वो काम आज तक खराब हुए। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देखिए, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। आप देखिए किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। छोटा व्यापारी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो गया। जीएसटी मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, छोटे व्यापारी के कमर तोड़ दी। फिर उसके बाद लेकर के आए कि हम 3 कृषि कानून बिल लेकर के आ रहे हैं, हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। चलिए एक ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि वो कहां के कहां पहुंच गए सैयद जवाद। अरे गरीब, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अब वो नोटबंदी पे पहुंच गए, थोड़ी देर में बांग्लादेश पे चले जाएंगे। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद। चलिए।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। कल जो है एक बड़ा कदम सरकार उठा रही है। सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर ली है, और क्योंकि जो वक्फ बोर्ड कानून है उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत थी, और मुस्लिम समाज से ही लगातार आवाज़ें उठ रही थी कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, क्योंकि मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोगों को लगता था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें, इतनी संपत्ति है, फिर भी जो है मुसलमानों के हित के लिए ये बोर्ड कुछ नहीं करता। ये भी आरोप लगे कि इसमें जो है आपस में ज़मीनों पर कब्जा करने की होड़ रहती है। ये भी आरोप लगे कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसके पास इतनी संपत्तियां होती हैं, फिर भी इसको हर राज्य सरकार से इसको एक अनुदान चाहिए होता है अपना बोर्ड चलाने के लिए। तो अगर आपको बोर्ड को चलाने के लिए अनुदान चाहिए तो फिर आप इतनी संपत्तियां लेकर करते क्या? तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। RP सिंह जी BJP से जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं। यश भारती मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश वत्स मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं एक मिनट नहीं, मैं यश भारती जी के पास जा रहा हूँ पहले, क्योंकि मैंने उनको कहा था थोड़ी देर बाद मैं उसके पास आऊँ। मुझे यश भारती जी के पास जाना है। यश भारती जी, इस पूरे विषय को लेकर अपनी बात रखिए। क्या आपको लगता है ये जो संशोधन आ रहा है, फिर कह रहा हूँ सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंट और इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए आ रहा है, आप लोगों का विरोध है? अगर विरोध है तो क्या है, बताइए। देखिए, विरोध की बात और समर्थन की बात नहीं है। जब चर्चा हो रही है तो सभी पहलू पे चर्चा होगी, जैसे आपने किया। तो इसमें पहलू ये भी है कि हम धार्मिक रूप पे अगर टारगेट करेंगे तो दिक्कत है, और अगर हम वाकई में अच्छाई बढ़ाने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं तो हम अच्छाई को बढ़ाने की बात करेंगे। ओके। जब राम मंदिर बन रहा है और उसमें जमीनों कब्जा को लेके अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय पे आरोप लगता है कि जमीनों पे कब्जा हो रहा है मंदिर निर्माण के नाम पे, तो उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड पे, तो वक्फ मैंने जैसे कहा कि खुदा के नाम पे जो व्यक्तियों ने, जो धर्म के नाम पे लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की भावना से अगर अपनी जमीन दान पे दी है, उस दान की हुई जमीन पे अगर वक्फ बोर्ड अपनी अधिकार जमाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार अधिकार जमा दिया तो वो हो गई जमीन। ये उदाहरण आपने भी पेश किया अभी, और अभी 1-2 दिन पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी करी इस बात को लेकर के। तो कोर्ट निर्णय लेने में समर्थ है, रखता है हिम्मत और परिणाम देता है। लेकिन अगर एक तरफा बात करें और धार्मिक रूप पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो सवालियात उठेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपको ऐसा और इस क्यों लगता परिषद है? के जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो प्रभारी होते हैं वक्फ बोर्ड के, और उनके प्रभार में और मोदी सरकार के रहते हुए 10 साल तक अगर इस तरीके के हस्तक्षेप हुए, गांव कब्जे हो गए, जैसा आप लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो इस नाकामयाबी के लिए तो सरकार जिम्मेदार है।
सबसे पहले तो सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, नाकामयाबी पे बात रखनी चाहिए कि हम पूर्ववर्ती सरकारों को बात करेंगे। ठीक है, मेरा एक सवाल सुनिए, आपने जो जब बात खुल गई कि नजूल में तो वही कुछ है ही नहीं, यश भारती जी आपने पार्टी के लोगों ने विरोध किया तो वो नजूल की बात वापस लेनी पड़ी। यश भारती जी मेरा सवाल ले लीजिए, ले आएगी जैसे नोटबंदी लाई, यश भारती जी मेरा सवाल ले लीजिए, यश भारती इस पर चर्चा नहीं की जाए क्या? यश भारती जी आप ईपी नहीं लगाते क्या जब आप बोलना शुरू करते हैं? क्योंकि मेरा एक काउंटर सवाल मैं बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आप निरंतर बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि आप ईपी निकाल देते हैं सर। ये चुनावी सभा थोड़ी है कि आपको बोलना है तो बोलना, आवाज आ नहीं रही थी, थोड़ा ईपी लगा के रखेंगे तो हेडफोन लगा के रखेंगे तो मैं आपसे सवाल भी पूछ पाऊंगा ना, काउंटर सवाल कर पाऊंगा। आप पूछिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको ये क्यों लग रहा है कि धार्मिक रूप से टारगेट किया जा रहा है? अभी मैंने शुरू में कई सारी बाइट सुनवाई, उनमें से मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम क्या, मैंने आज तय किया था कि सब मुसलमानों की बाइट सुनवाऊंगा, और जितने मुसलमान थे उसमें से अगर कुछ विरोध कर रहे थे, बड़ी संख्या में ऐसे भी मुसलमान थे जो कह रहे थे कि हाँ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये संशोधन जरूरी है, तो मुसलमान ही कह रहे थे कि संशोधन जरूरी है। फिर आपको क्यों लगता है कि ये टारगेट करा जा रहा है एक धर्म को? जो ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, जब आप टिकट देने में आनाकानी करते हो धार्मिक रूप में, आप जब मंत्री बनाने में टारगेट करते हो धार्मिक रूप में, आपकी कैबिनेट में या आपकी राज्य मंत्री के मंत्रिमंडल में एक भी अगर व्यक्ति नहीं रहता, सांसद का टिकट देने में आनाकानी करते हो धार्मिक रूप में, आपका एक केंद्रीय मंत्री ये करता है गोली मारो सालों को, तो जब आप धार्मिक रूप में उन्माद फैलाते हो, चेक कर दो, सुनिए यश भारती जी, किसने कहा था गोली मारो? किसने कहा था? यश भारती जी रुकिए, इनको रोकिए। यश भारती जी, किसने कहा था गोली मारो? किसने कहा था? आपके अनुराग ठाकुर ने। अगर मैं आपको कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं आप मेरी डिबेट में, साबित कीजिए। है आपके पास भाई झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, दिखाइए अनुराग ठाकुर ने जो कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए यश भारती, इनकी आवाज नीचे करिए अब। यश भारती जी सुनिए, अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को, वो मैं भी कह रहा हूं, बोलिए इसमें क्या गलत है? आपको भी कहना चाहिए देश के गद्दारों को। उसके बाद जनता क्या बोलती है, जनता की मर्जी। तो अनुराग ठाकुर ने यह कहा था देश के गद्दारों को, आप झूठ बोल रहे हैं, पहले पढ़ लिख कर आया करिए, ठीक से फैक्ट चेक करके आया करिए। रमेश नहीं है तो आप दिखाइए, चलिए चुनौती देता हूं यश भारती, चुनौती देता हूं, निकालिए बाइट निकाल के सुनाइए कि अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो, निकालो बाइट निकालो, अभी चलाऊंगा, अभी निकालो बाइट, चलाता हूं। आप लोग एजेंडा बनाने में आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, इसलिए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कानून आ रही। कैसे, कम से कम तर्क दीजिए ऐसे जिस पर अच्छी डिबेट हो सके। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं रमनीश आपके पास आऊंगा। मैं आ रहा हूं एक मिनट। अशोक भाई, मूलतः बात तो ये है कि दुनिया के किसी और देश में क्या इसी प्रकार का, जब मुसलमान देशों में इस प्रकार का कोई कानून है कि वक्फ बोर्ड जिस मर्जी संपत्ति को चाहे बोले हमारी संपत्ति है? मेरे ख्याल तो नहीं। मैं भी बैठा बैठा गूगल सर्च मारकर मैंने प्रिंट आउट लिया पढ़ने के लिए कि कहीं मिल जाए कहीं पर कोई ऐसा देश जहां पर जो मर्जी संपत्ति अपनी कर दी जाए। एक बात। दूसरी बात, आपकी जानकारी 2009 से लेकर अब तक 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ हो गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति। अब वो कैसे हो गई? क्योंकि आजादी के बाद एक मिनट आरपी सिंह सर जी, बहुत सी गुरुद्वारों की भी संपत्ति है, बहुत सी क्रिश्चियंस के पास भी संपत्ति है और बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, और उनसे जो इनकम आती है वो बहुत से गुरुद्वारों के अंदर लगती है, सेवा के अंदर लगती है। वक्फ का मतलब ही यही होता है कि आपने अपनी जमीन दी है लोगों के अच्छे कामों के लिए। बहुत से स्कूल, कॉलेजेस और बहुत से बड़े बड़े सरकारी संस्थान जो है वो वक्फ की जमीन पे बने हुए हैं। उनको अपनी बात पूरी करने देंगे। वक्त के पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़ेंगे। सैयद जवाद नहीं, क्या तरीका का लाभ मत लीजिए। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट स्टूडियो का लाभ रुकिए एक मिनट, कुछ भी बोल करके थोड़ी ना भाग जाएंगे। रुकिए एक मिनट, जब बोलने देंगे तब तो बोलेंगे ना, आपने बोलने ही नहीं दिया उनको। रुकिए आप, रुकिए, बोलिए आरपी सिंह। अशोक भाई, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर सिर्फ जानकारी हो जाए कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे करी है, उसका क्या उपयोग हो रहा है, उससे कितनी आय आ रही है, ये सब जानकारी आनी चाहिए सबके पास। ये गुरुद्वारा कमेटी की बात करें, मैं आपकी जानकारी दे रहा हूँ, SGPC जो एक्ट है
भारत सरकार के नियम के अनुसार बना है और उसके अंदर हर चीज ऑडिट होती है। माइक बंद करिए, आप उनको बोलने देंगे जब बोल रहे हैं तो। सैयद जवाद, मैं आपको कह रहा हूं चुप रहिए। गजब बात का क्या मतलब है? सैयद जवाद, मैं आपको डिबेट से निकाल दूंगा अभी, मैं निकाल दूंगा। आप यहां पर भाषण देने के लिए नहीं आए, मैं आपको निकाल दूंगा तुरंत, मैं आपको निकाल दूंगा। आप अगर बोलने नहीं देंगे, मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए, मैं आपको निकाल दूंगा तुरंत अभी। शांत बैठिए, नहीं तो मैं अभी आपको निकाल दूंगा। अब मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। आरपी सिंह जी को लाइए, इनका माइक सबके बंद कर दीजिए। और अब ये बोलेंगे तो मैं इनको स्टूडियो से बाहर निकालूंगा। बिल्कुल ये बात हुई। आरपी सिंह जी बोलिए। गुरुद्वारा एक्ट के अंतर्गत सब अकाउंट ऑडिट होते हैं, सब जानकारियां पब्लिश होती हैं और हर साल बजट पास होता है। वहाँ बजट बनता है, बजट पास होता है। गुरुद्वारा कमेटी के लोग हर 5वें साल चुने जाते हैं। उनके चुनाव के अंतर्गत जो लोग चुनकर आते हैं वो अपनी पूरी जानकारी सबके सब पक्ष में रखते हैं। वो उनकी अपनी कितनी आय है खुद की, वो भी उनको बतानी पड़ती है। जैसे इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस अब पूरा होता है। परंतु जो मैं बात कर रहा था कि क्या वक्फ बोर्ड के पास ये अख्तियार या किसी के पास अख्तियार होना चाहिए कि मेरी मर्जी से मैं तय कर लूं कि किसी की जमीन मेरी है या जो भी कोई जमीन मेरी है, और उसके बाद कोर्ट भी मैं ही हूं, कचहरी भी मैं ही हूं, जज भी मैं ही हूं, और मैं ही बताऊंगा कि हाँ या ना। भाई सब इतना ही तो है। अगर इसको बदलकर ये कह दिया जाए भी कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, उसके बाद वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, किसी कोर्ट में जाकर अपनी अपील लगा सकता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। या वक्फ बोर्ड को ये भी अख्तियार क्यों हो? वक्फ बोर्ड ये साबित करे कि जमीन मेरी है। उल्टा ये वक्फ बोर्ड को साबित करना चाहिए कि हमारी जमीन है। जैसे एक आम आदमी या कोई एक कॉमन मैन जाकर कोर्ट में जाकर कहता है कि मेरे साथ ये मेरी जमीन है, साहब मेरी जमीन किसी ने हथिया नहीं, तो कोर्ट कचहरी होती है उसमें, वैसे करे। वक्फ बोर्ड कौन रोक रहा है? परंतु ये नहीं हो सकता कि मेरा डंडा चलेगा और जैसे मैं चलाऊंगा वैसे डंडा चलेगा। और एक सेकंड बस अशोक भाई, एक छोटी सी बात, और वो जो पैसा वक्फ बोर्ड की इनकम है, क्या वह गरीब आदमी के लिए, गरीब मुसलमान के लिए खर्च हो रही नहीं हो रही? मूल बात ये है। पर आरपी सिंह जी, एक बात जो तहसीन आ रहा हूं, एक मिनट, तहसीन पूनावाला जी ने कही, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पूरा, वो कह रहे हैं कि उसका ऑडिट होता है, उसके पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है और वो पब्लिक के बीच में रखा जाता है। वो कह रहे हैं ऐसा कानून है। हाँ बोलिए। जी, मैंने कहा ना कि क्या वह पैसा गरीब आदमी के लिए खर्च हो रहा नहीं हो रहा, ये बात हो जाए एक बात। सेकेंडली, क्या जो लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को, वह उसमें सब लोग आते नहीं आते? क्या महिलाएं उसमें है? किसी वक्फ बोर्ड के अंदर कोई महिला है या नहीं है? ये भी हो जाना चाहिए। और इसमें ये मत कहें कि भाजपा की सरकार, भाजपा सबके लिए लागू हुआ कानून। और तीसरी बात, ये अधिकार किसने दे दिया वक्फ बोर्ड को कि वह तय करेगा कि कौन सी जमीन उसकी है? अभी ये कह रहे थे, गुरुद्वारे की बात कर रहे थे, कल वक्फ बोर्ड कहकर खड़ा होकर कह देगा गुरुद्वारा रकाबगंज मेरा है, हमारा है, हमारी जमीन है। तो ऐसा थोड़ा चलेगा कोई भाई। ओके, नहीं, ऐसा हो चुका है। मेरे पास ये भी है एक, जो है, आप गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, हरियाणा के यमुनानगर में जठलाना गांव है, वहाँ गुरुद्वारा जो बना हुआ था, वहाँ पर जाकर जो है वक्फ बोर्ड ने कहा ये गुरुद्वारे की ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जबकि पूरे आसपास में कोई मुस्लिम बस्ती नहीं है, किसी मस्जिद का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जठलाना गांव में गुरुद्वारे की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने जो है दावा कर दिया था। रमनीश, इस पूरी डिबेट में फिर मैं तहसीन आ रहा हूँ, एक मिनट। रमनीश बोलिए। सबसे पहली बात कहना चाहूँगा अशोक जी कि जब आप किसी भी संस्था को असीमित पावर दे देते हैं तो मुझे लगता है इसी तरह का दुरुपयोग सामने देखने को मिलता है, जो 1995 में और 2014 में जो से पहले जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का हस्तांतरण किया था, जिस तरह का हस्तक्षेप किया था और दुरुपयोग किया था, और इस संस्था को खास करके वक्फ बोर्ड को मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी भरसक हो सकता है वो किया, और इसका खामियाजा हम भुगतने को हम देख रहे हैं कि 8 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति। मुझे लगता है कि ये मुझे सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह की ज़मीन ये कहते हैं कि खुदा का है, तो खुदा के बंदों को तो फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। आज 25 करोड़ से ज़्यादा जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, क्या मजलूम जो हैं, जो अशिक्षा और गरीबी से झेल रहे हैं, बेरोजगारी से झेल रहे हैं, क्या उनको वो ज़मीनें
का जो फायदा है, जो संपत्ति है, उसका फायदा क्या मिल रहा है, क्या उनको लाभ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये खुदा की जमीन खुदा के बंदों को ही काम नहीं आ रही है। फिर दूसरी बात है, गुरपाल सिंह जो अहलूवालिया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो जज हैं, आज ही उनका बयान आया है कि दो दिन पहले का बयान की बात करूं तो वो तो कहते हैं कि भैया ये जो कोर्ट है उसको भी कह दो, लाल किला जो है और ताजमहल है सबको सबकी संपत्ति घोषित कर दो, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो ये बात मुझे समझने की जरूरत है। हरियाणा की जो बात आती है, चाहे तमिलनाडु की बात आती है, चाहे गुजरात की बात आती है, ये तो प्रकाश में आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। आप आसाम में चले जाइए, देश के सुदूर इलाके में चले जाइए, और वक्फ बोर्ड ने किसी भी संपत्ति को यदि वहां पे यदि वो घोषित कर दिया कि हमारी है, तो वो हो गई उसी की संपत्ति, और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। सबसे पहली बात है जो रमनीश ने, मैं आ रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा 1 मिनट। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो अभी रमनीश ने जो जज साहब की बात बताई, मैं 1 मिनट यश भारती जी रुकिएगा, जो जज साहब की बात है, मैंने भी शुरू में बताया कि ये जो जज वाली बात है, ये सब अब चीज़ें आने लगी, लोग जो हैं इसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जजों ने भी इस बात को महसूस किया, इसलिए कोर्ट में इस तरह की टिप्पणी हुई, जो मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में टिप्पणी। जजों को भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये दावे किए जाते हैं इस तरह से। और अभी एंटीलिया को लेकर भी बात हुई, मैं उस पर भी आऊंगा। एक मिनट, मुझे एक छोटा, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए, लेकिन 2013 से पहले, 2014 से पहले लोग अवेयर भी नहीं थे, और इसीलिए इस तरह के कब्जे हो रहे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बताया था, 15 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो दोगुनी हो गई है। सोचिए, 15 साल में अगर वक्फ बोर्ड की जमीनें, उसकी संपत्ति दोगुनी हो गई हैं, तो वो उस असीमित अधिकार के कारण हुआ, उस संशोधन के कारण हुआ जो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में संशोधन किया था। इसलिए 15 साल में संपत्ति डबल हो गई। तो रातों रात डबल आपकी संपत्ति हो रही है, तो इसका मतलब कुछ तो चीज है कि आपको जो पावर दी गई है उसमें कुछ मिसयूज हो रहा है। मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन है हमारे मैं उस पर आऊंगा, वो उनके पास असीमित पैसा है, संसाधन, वो उन्होंने वक्फ बोर्ड से जमीन खरीद ली। लेकिन तमिलनाडु के गांव जो है, उन्होंने वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर हकदार मतलब अधिकार जमा लिया कि वो उसकी संपत्ति है। बताइए वो गांव वाले कहां जाएं? मैं एक छोटा सा गांव वाले कहाँ जाएं? चलिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। रुकिए, मैं ब्रेक के बाद आऊं। तहसीन 1 मिनट, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। चलिए, छोटे से ब्रेक के बाद। आर्टिकल 370 से भी ज्यादा खतरनाक, बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो ठुक आप देख रहे हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल आने वाला, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तहसीन, जल्दी से आपका आखिरी सबमिशन। मतलब समाजवादी पार्टी ने तो कहा ये धार्मिक जो है रूप से जो है टारगेट करके लाया जा रहा है। इस तरह की भी बातें अब शुरू, और यही बार लिया जाता है जब 3 तलाक का कानून आया, तब भी यही कहा गया कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, जेल भेजने के लिए। जी, मैं वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पे हूँ। इसका जो वेबसाइट का एंडिंग है वो gov.in है, यानी कि सरकारी वेबसाइट है। मैं चेयरमैन पे बाद में आऊंगा, लेकिन जितने भी वक्फ बोर्ड में देख रहा हूँ भारत में, उसमें कई वक्फ बोर्ड में महिलाएं हैं। तो सबसे पहला कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, गलत है। ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि और महिलाओं को मिलना चाहिए। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि 40-50% दे दीजिए महिलाओं को, लेकिन इनके अमेंडमेंट में जो प्रपोज अमेंडमेंट पे शायद सिर्फ 2 है, तो वैसे वो तो ऑलरेडी काफी वक्फ बोर्ड में। दूसरी चीज, एक कहा जाता था कि इनकी जो संपत्ति है 4 लाख एकड़ से 8 लाख या 9 लाख एकड़ हो गई पिछले 15 साल में। पिछले 15 साल में 11 साल देश के और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री थे, तो ऐसे क्यों होने दिया नाइंसाफी? उन्हीं के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, तो क्यों ऐसी नाइंसाफी होने की? पहले खुद ही गलती करे, फिर खुद ही उस गलती का समाधान निकले। वाह मोदी जी वाह। अब तीसरी वही तो हम कह रहे हैं, ये असीमित अधिकार है, असीमित अधिकार है, इसलिए हो गई। इसमें सरकार क्या करेगी? अगर तमिलनाडु में जाकर के वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारा ये 1500 साल पुराना मंदिर हमारी जमीन पे बना है, तो आप जो है उसको आप जब तक लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे ना। लेकिन आज तो उसने अपना दावा कर दिया। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, तमिलनाडु का उदाहरण बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूं। उस केस के अंदर वो फार्मर को पूरा अधिकार था अपनी जमीन बेचने का। वक्फ की जमीन होने का मतलब ये नहीं कि वक्फ उस पे कब्जा लेता, सिर्फ वहां से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे एनओसी लेना पड़ता है, जिससे आपको काफी सरकारी से एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी तो नहीं दिया, मैं यही तो आपको बता रहा हूं, एनओसी नहीं दिया उसको। जब वो डीएम के पास गया तो डीएम ने कहा ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है, एनओसी दे ही नहीं सकता तुमको। यही तो केस है पूरा। अधिकार है, वो डीएम की गलती थी, अधिकार है, कानूनी अधिकार है। सर वो नहीं था, डीएम ने मना कर दिया। मैं वही तो आपको केस बता रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ा केस है। मंदिर उसके ऊपर भी अधिकार जमा 1500 साल पुरानी, अशोक जी 1500 साल पुरानी मंदिर। अरे भैया, इस्लाम ही तो 1400 साल पहले आया, और 1500 साल पुरानी जो मंदिर है उसके ऊपर भी अधिकार जमा रखा है वक्फ बोर्ड ने। कार्रवाई कीजिए, उसमें आप कानून क्यों बदल रहे हैं? सर डीएम के पास अधिकार नहीं होगा, डीएम कैसे कार्रवाई कर देंगे? जब डीएम को कांग्रेस की 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने डीएम को नल एंड वॉइड कर दिया, तो वो बेचारा डीएम क्या करेगा? डीएम को अधिकार मिले, इसीलिए तो कानून बदला जा रहा है, इसीलिए तो संशोधन लाया जा रहा है। संशोधन नहीं, मुझे लगता है संशोधन से कुछ काम इसका नहीं, वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। रमनीश सही है, कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। सही जवाब आपका आखिरी वर्ड जी। देखिए क्या है, जिस चीज को हमारी आपत्ति क्या रहती है, यह चीज जिस चीज को सरकार ने हाथ लगाया है, चाहे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लिए, जब भी लगाया उस चीज को बिल्कुल जो है अच्छे तौर पे नहीं देखा गया। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का रहा है, ये चीजें आप जो कह रहे हैं, चलिए मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कितना फंड रेज करती है वक्फ बोर्ड हर मेरे पास समय इतना ही है। ओके मेरे पास समय इतना है, लेकिन ये तर्क तो नहीं हो सकता ना कि जिस चीज को सरकार ने हाथ लगाया, क्योंकि सरकार ने ही तो जो है वो जब वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिले थे, तब भी सरकार ने हाथ लगाया था, और वहाँ जो बंटाधार हुआ था उसको शायद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी देखते हैं, ये पूरा संशोधन बिल जो है, विधेयक जो है, कल पेश होगा और उसके बाद इस पर डिबेट होगी। हम आगे भी डिबेट करेंगे, इसकी जो निटी ग्रिटीज है उस पर लगातार डिबेट चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आज के लिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का।